हाय बच्चों। तो रीस्टार्ट सीरीज में हमने रिसेंटली वर्क पावर एनर्जी चैप्टर फिनिश कर लिया था। अभी वीडियोस थोड़ी छोटी आ रही हैं बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज, बट वीडियोस रोज आ रही हैं एटलीस्ट, है ना। अब बात ये है बेटा कि मैंने आपको बोला था कि हर चैप्टर में बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बची हुई थी, उसके लिए आज ये वीडियो आपके पास आ रही है बेटा, जिसमें बचे हुए सारे क्वेश्चंस एंड तक जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सारे हम लोग खत्म करेंगे। तो आई थिंक यहां तक मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया था, अगर आपको याद होगा, कि इसका आंसर 7 आ रहा था, है ना। यहाँ पे 5 जूल 2 जूल, तो क्लोज लूप में 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे -7 था, और P से R का पूछा था तो हमने बोला 7 होगा। यहाँ तक मैंने डिस्कस कर दिया था। उसके बाद बेटा यहाँ से मुझे आपको क्वेश्चंस डिस्कस कराने हैं, और आज ही आपको एक और फाइल मिल जाएगी। देखो, मैंने ये बोला था कि क्लास में 80 से 100 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे क्लास में ही प्रैक्टिस। तो क्लास प्रैक्टिस का ये पार्ट अभी चल रहा है। इस चैप्टर में 65 है, थोड़ा छोटा चैप्टर है, ठीक है। बाकी जनरली थोड़ा भी बड़ा चैप्टर होता है, लाइक लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन मिला के हम लोग 100 किए थे, है ना। उसके अलावा मैंने बोला था कि 100-150 क्वेश्चन या 150 से 200 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन चैप्टर साइज मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो ये फाइल आप आज मिल जाएगी आपको ऑन टेलीग्राम एंड ऑन माय व्हाट्सएप चैनल एज वेल, ठीक है। चलो ठीक है, तो आओ इन क्वेश्चंस को पहले खत्म कर लेते हैं क्लास वाले, है ना। यही बचा हुआ है पहले अपना। देखो बेटा क्या कह रहा है। द मास ऑफ बकेट फुल ऑफ वाटर इज 15 kg। एक बकेट है जिसमें अगर वाटर है तो उसका वजन कितना है बेटा, 15 kg है ना, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इट इज बीइंग पुल्ड अप फ्रॉम अ 15 मीटर डीप वेल। 15 मीटर नीचे से इसको उठाया जा रहा है ना, 15 मीटर नीचे से उठाया जा रहा है। ड्यू टू अ होल इन द बकेट 6 kg वाटर लीक्स, है ना। यहां से 6 kg वाटर ऊपर आते आते लीक कर गया। मतलब यहां पहुंचते पहुंचते बकेट का वजन अब कितना बचा होगा, पहले 15 था, 6 किलो तो लीक कर गया, तो बचा कितना, 9 किलो, है ना, 9 kg बच गया। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वर्क डन इन ड्रॉइंग द बकेट आउट ऑफ द वेल विल बी। कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो यार, वर्क डन सिंपल हम लिख सकते थे कि mgh होता, है ना, mgh होता वर्क डन, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, कोई स्पीड वगैरह दिया नहीं है ना। h कितना है, 15 मीटर, g कितना है बेटा, 10। अब आपको सवाल ये है कि मास कितना लें। पहले तो 15 था, है ना, पहले 15 था, अब वो 9 हो चुका है, 6 kg तो चला गया। तो अगर कोई भी स्पेसिफिक रेट नहीं दिया है कि किस रेट पे निकल रहा था, तो हम ये मानेंगे कि कांस्टेंट रेट पे निकल रहा था। वैसे लिखा है क्या कांस्टेंट रेट पे निकल रहा था, ड्यू टू अ होल इन द बकेट 6 kg वाटर फ्लोस आउट ऑफ द बकेट, नहीं लिखा है, बट हम ये मान लेते कि कांस्टेंट रेट पे निकल रहा था। और अगर कांस्टेंट रेट पे निकल रहा था तो कांस्टेंट रेट पे मास के बाहर निकलने से जो एवरेज मास आएगा अपने पास वो आएगा 15 + 9 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 15 + 9 डिवाइडेड बाई 2। अदरवाइज अगर वो रेट दिया होता ना तो मैं एक इक्वेशन बना लेता, इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ जुगाड़ नहीं है। यहाँ पे बस बोला गया इनिशियली 15 था, 6 किलो लीक कर गया, बचा कितना, 9 किलो बाद में। तो 15 और 9 कितना हो गया बेटा, 15 और 10 25 होता है ना, तो 24, 24/2 हो गया आपका 12 kg। इसको आप एवरेज वेट लेके, एवरेज मास लेके यहाँ पे रख दो, और आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 120 × 15, है ना। तो द मोमेंट यू सॉल्व इट, इसका आंसर आ रहा है 1800, ठीक है, इसका आंसर आ रहा है बेटा 1800। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन किया होगा, अगर नहीं हो पाया था तो अब तो आपसे हो गया ये, है ना, सिंपल है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखो क्या कह रहा है बेटा। एक यूनिफॉर्म चेन है जिसका लेंथ है L, मास है M, lying on a smooth table and 2/3 of its length is hanging down over the edge of the table, है ना। 2/3 of the length क्या कर रहा है, hang down कर रहा है, ठीक। If g is the acceleration due to gravity, the work done to pull the hanging part on the table is। देखो बेटा मैं आपको समझाता हूं। उसने बोला कि एक टेबल है, चेन बोले रोप बोले एक ही बात है ना, चेन प्रॉब्लम भी कहते हैं बेटा इसको। ऐसे ये एक चेन या रोप व्हाटएवर ऐसे रखा हुआ है। देखो बात ये है कि जो पोर्शन ऊपर है वो तो ऑलरेडी टेबल पे है ही, अब हमें जो हैंगिंग पोर्शन है उसी को तो उठा के टेबल पे रखना है। अगर ये यूनिफॉर्म डेंसिटी है, इसकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जो ये हैंगिंग मास है ना, इसका कहीं पे तो सेंटर ऑफ मास होगा। अभी वैसे सेंटर ऑफ मास मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट इतना बेसिक आप जानते होंगे
कि अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, अगर इसका लैम्डा यूनिफॉर्म है, तो बिल्कुल सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, बिल्कुल सेंटर पे। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इंस्टेड ऑफ अ चेन हैंगिंग बेसिकली एक मास है यहाँ पे, है ना, जिसका वेट है या मास है मास हैंगिंग के बराबर। जितना भी मास हैंग कर रहा था वो एक रॉड के शेप में था, रोप के शेप में था, या फिर आप कह लो चेन के शेप में था। बट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई कैन अज्यूम दिस एज अ पॉइंट मास सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ मास। यही तो होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे इस पूरे का मास माना जा सकता है कि वहीं पे सिचुएटेड है। तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द होल चेन मैं क्या बोलूंगा, बस एक छोटा सा मास है यहाँ पे, मास हैंगिंग। अब ये मास हैंगिंग है कितना वो देख लेते हैं। बोला कि 2/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग। कहने का मतलब ये जो लेंथ हैंग कर रहा है वो 12/3 है। तो एक चीज तो समझ में आई कि जो सेंटर ऑफ मास होगा ऊपर से वो L/3 पे होगा। भाई आधे पे नहीं होगा, आधे पे, सेंटर ऑफ मास आधे पे होगा ना। 12/3 का आधा कितना होता है, हाफ ऑफ 12/3 कितना होता है, L/3। हाँ सर, तो ये जो हाइट आ गई ना, ये आ गई L/3। भाई ऊपर से L/3 पे रखा हुआ है। अब इस मास को इतना ही ऊपर उठाना है। अब एक चीज और, ये जो हैंगिंग मास है वो कितना है। तो अगर टोटल मास m था L लेंथ में है ना, तो मास अपॉन लेंथ, इसको लीनियर डेंसिटी कहते हैं। तो टोटल मास m था पूरे L लेंथ में, तो कितना मास हैंग कर रहा होगा हैंगिंग लेंथ में। हैंगिंग लेंथ कितना है 12/3, तो यहाँ पे आप 12/3 लिख दो, है ना बेटा, कह सकते हैं ना ऐसा। टोटल मास L लेंथ में था तो हैंगिंग मास 12/3 लेंथ में कितना होगा, तो ये L और L कैंसिल हो जाएगा आपका बेटा, और हैंगिंग मास की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 2/3m। तो बेसिकली ये जो लीनियर वेरिएशन होता है, लीनियर लेंथ वाला, उसमें मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो अगर लेंथ 2/3 है ना, तो मास भी 2/3 होगा। तो आप हर बार ये मत करना, इतना मत करना। आप बोलना देखो भाई, अगर हैंगिंग मास L/3 है तो मास भी M/3, 2L/3 है तो मास भी 2M/3, ऐसे सीधा सीधा, क्योंकि मास उतने ही फैक्टर से चेंज होगा जितने फैक्टर से आपका लेंथ बदल रहा है। 2L/3 तो 2M/3। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, देखिए कैसे। हैंगिंग मास हो गया आपका 2M/3 और हैंगिंग मास कितने हाइट पे है L/3। तो किसी भी मास को इतना हाइट ऊपर उठाने के लिए टेबल पे रखना है ना, इतना हाइट ऊपर उठाओगे कितना वर्क लगता है mgh। बट m में क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे m में आप लिखोगे 2m/3 इंटू g इंटू h में आप क्या लिखोगे बेटा L/3। L/3 हाइट ही तो ऊपर ले जाना है आपको, है ना। तो आपका आंसर आएगा 2mgl डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास से ये फटाफट सॉल्व हो जाता है, डी आंसर आना चाहिए, डी आ रहा है। इसका एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन, है ना। आप क्या बोलोगे कि मान लो भाई ये रॉड ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, इसका मास कितना है भाई 2m/3 इसका मास है, और लेंथ इसका कितना है भाई, तो 2L/3 इसका लेंथ है। तो पता है इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा आपको बेकार में। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि करना क्या होगा उसमें। आप बोलेंगे कि यहाँ से x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, जिस एलिमेंट का लेंथ है dx। छोटा सा, बहुत छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया क्योंकि हर मास का डिस्टेंस चेंज हो रहा था ना, तो मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया। अब अगर dx मास का एलिमेंट है तो dx लेंथ का एलिमेंट है तो उसका मास कितना होगा, तो ऐसा लिखते हैं ना, टोटल मास है टोटल लेंथ में, तो कितना छोटा सा मास होगा छोटे से लेंथ में। तो बेटा dm यानी कि छोटा सा मास, इसका जो छोटा सा मास है dm वो कितना आ रहा है, देखो m/l इंटू dx आ रहा है। समझ में आ रही है बात, है ना। ऐसे करोगे ना, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, छोटा मास अपॉन छोटा लेंथ, तो ये आ गया dm। अब आप बोलोगे अच्छा अगर इस dm को यहां से उठा के ऊपर रखना है, dm को यहां से उठा के ऊपर रखना है, तो कितना दूरी ऊपर ले जाना है, x दूरी ऊपर ले जाना है। तो जो छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क डन, वो कितना होगा, mgh होता है ना, तो m के जगह पे आप dm लिखोगे, g और h मतलब कितना हाइट ऊपर ले गए, तो x हाइट ऊपर ले गए तो आप x लिखोगे। अब इसको आप क्या है इंटीग्रेट करोगे, है ना, तो यहां से टोटल वर्क डन मिलेगा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 2L/3, तो आप लिखोगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 2L/3।
अब dm को क्या लिखोगे, ये है ना, तो m बाई एल इंटू डी एक्स, और g भी है और x भी है, तो x इंटू डी एक्स। आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, उससे सेंटर ऑफ मास वाला बहुत आसान है, वो शॉर्ट ट्रिक है एक्चुअली इसको करने का, बट फिर भी देख लो इससे भी कैसे होता है, एक बार देख लो, देखने में क्या जाता है ना। अच्छा, अब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करते समय देखो m बाई एल इंटू जी तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, टोटल मास, टोटल लेंथ, और g अंदर क्या बचेगा, x dx का इंटीग्रेशन होता है बेटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 से 2l/3, ठीक है ना, 0 से 2l/3 लगा देते हैं बेटा लिमिट, तो m बाई एल इंटू जी, जब 2l/3 रखेंगे, ये 1/2 भी बाहर है ना, 1/2 भी बाहर है, देखो ये वाला 2 मैंने बाहर ले लिया, अब एक्स स्क्वायर यानी कि 2l/3 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से तेरा फाइनल आंसर आएगा, तो ऊपर बचा mg है ना, ये बचा l स्क्वायर है ना, एंड नीचे भी एक l है, तो एक l से कैंसिल भी हो जाएगा, वो एक l जो है कैंसिल हो गया, यहां बचा 2 स्क्वायर, तो एक 2 और एक नीचे का 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर यानी कि 9, तो mgl 2/9, वही आंसर आया, वही आंसर आया। बट अब मेहनत देखो ना कितना ज्यादा है, मेहनत देखो ना आप कितना, वही आया ना 2/9 mgl, सेम आंसर आया, कोई बड़ी बात नहीं है। बट बात यह है कि नीट में नहीं करना है इतना, जेई में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इसका वेरिएबल मास डेंसिटी दे दे, इसका एक वेरिएबल मास डेंसिटी दे दे, है ना, कि भाई लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, तो भी अगर लीनियर देगा तो बच्चे को कोन वाले फॉर्मूले से निकाल ले, चलो उतने में नहीं जाते अपन, है ना, उसमें बच्चे पता कर लेते कि अच्छा 12/3 लेंथ पे होगा इसका 12/3 टाइम्स, नहीं जाते उस पर अपन। नीट में अगर ये क्वेश्चन आता है, सिंपल है, आप क्या बोलिए कि भाई इसका हैंगिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, बीच में होगा, यहां से लेंथ l/3 होगा क्योंकि टोटल 2l/3 तो l/3 पे होगा, अब हैंगिंग मास 2m/3 होगा क्योंकि हैंगिंग लेंथ 2l/3 है, मास प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, जितना लेंथ फैक्टर से चेंज हुआ मास भी उतने फैक्टर से चेंज होगा। अब बस इसको इतना हाइट उठाने में mgh लगेगा वर्क, क्या कहते हो भाई, है ना, सिंपल है यार, सिंपल एंड स्वीट सॉल्यूशन है। बाकी जिनको इंटीग्रेशन वगैरह अच्छा लगता है उनको ये सॉल्यूशन भी काफी मजेदार लगा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 kg का सैटेलाइट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, ये अर्थ है और ये आपकी जो है सैटेलाइट हो गई बेटा, एक रिवॉल्यूशन उसने कंप्लीट किया। हाइट वाइट दिया है, ये वो दिया है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विल बी, देखो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा सैटेलाइट पे, है ना, सेंट्रल फोर्स है ना, अर्थ और ग्रेविटेशन, अर्थ और सैटेलाइट पे ऐसे लग रहा होगा ग्रेविटेशन, और इसका डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस इधर है, या फिर आप कह लो वेलोसिटी उधर है, डिस्प्लेसमेंट उधर है, कितने का एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो वर्क डन तो जीरो ही आएगा ना, ऐसे क्वेश्चन तो कई बार किया हमने। चलो स्प्रिंग वर्क डन, अच्छा देखो बेटा स्प्रिंग ने कितना वर्क किया ये कैसे निकालते हैं, देखो देखो, सो मान लो अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ होता है कि वो अपना लेंथ है उसका खुद का, ना तो उसको कंप्रेस किया गया है ना तो उसको खींचा गया है, कुछ नहीं, बस छोड़ दो आराम से अपना पड़ा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, तो अभी इसमें कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अगर आप इसको लेकिन कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, एक मास लगा के मास को आप इधर x डिस्टेंस आगे ले जाओगे, है ना, तो मान लो अब ये बेचारा कंप्रेस हो गया और छोटा बन गया, मास यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, x हो गई, ठीक है, x डिस्टेंस आपका मास जो है आगे बढ़ा। तो इस प्रोसेस में स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, चुप तो नहीं बैठेगा, स्प्रिंग को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी आके उसको कंप्रेस करके ऐसे चला जाए, स्प्रिंग ने रजिस्ट किया होगा, रजिस्ट किया होगा, यानी कि स्प्रिंग ने एक फोर्स लगाया होगा इस मास के ऊपर इस तरफ, है ना, स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगाएगी, ये स्प्रिंग द्वारा लगाया गया फोर्स है मास के ऊपर। तो सोचो स्प्रिंग ने आखिर अगर एक फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया राइट की तरफ अपोज करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को अपोज करता है और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो स्प्रिंग का जो वर्क डन हुआ वो पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, नेगेटिव, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव। कैसे समझ जाते हो सर आप नेगेटिव है, बेटा ऑब्वियस सी बात है ना, डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है और जो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन है वो देखना बेटा, डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहा हूं मैं, स्प्रिंग इधर पुश कर रही है उल्टा, रीस्टोरिंग फोर्स, तो इसलिए वर्क डन नेगेटिव आएगा। और वर्क डन निकालते कैसे हैं, अगेन वही चीज है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं dx का,
है ना। तो क्या होता है बता देता हूँ, जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है वो k इंटू एक्स लगाता है। अब आप एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, लेट से dx का, बहुत छोटा सा आपने डिस्प्लेसमेंट दिया, तो अगर वो कंप्रेशन x का है तो उस समय पे fx फोर्स लगा रहा होगा, तो वर्क डन होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि fx dx, है ना। इंटीग्रेट करो तो fx dx, fx dx, f तो सॉरी kx dx, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी बेटा, kx है ना, फोर्स के जगह kx आ जाएगा। फिर से लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फोर्स कितना लगाता है स्प्रिंग, k इंटू एक्स, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डी एक्स, ये लिखना चाहता था मैं, है ना। तो छोटा सा वर्क डन आया, तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन से आएगा, f को क्या लिखेंगे बेटा, के एक्स, और फिर डी एक्स तो है ही, k इज अ कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, x का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आंसर आता है हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर आप 0 से लेके x तक कंप्रेस कर रहे हो, 0 से लेके x तक, है ना। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है बेटा कि मान लो ये स्प्रिंग है, अच्छा ये नेगेटिव साइन भी आएगा यहाँ पे, है ना, ये माइनस है, अगर आप स्प्रिंग की वजह से निकाल रहे हैं तो माइनस भी है बेटा, है ना, माइनस भी है। क्यों, क्योंकि यहीं पे माइनस आ चुका था, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट उधर उल्टा, इसलिए माइनस आ चुका था, ठीक। कई बार ऐसा बोलते हैं बेटा कि एक स्प्रिंग है, ये ऑलरेडी x1 से कंप्रेस्ड थी, नेचुरल लेंथ पे नहीं थी, पहले हमने क्या लिया, नेचुरल लेंथ, तो 0 से x लिया था, ऑलरेडी x1 से कंप्रेस्ड है, अब इसको x2 और कंप्रेस करना है, यहां से मतलब टोटल कंप्रेशन x2 पे लेके जाना है, यहां से मेजर कर रहा हूं तो x1 इतना है और ये अब x2 पे जाना है, टोटल x2 पूरा यहां से यहां तक का है ना पूरा, ठीक है। अब कैसे वर्क डन निकालोगे, सेम इंटीग्रेशन तक तो सेम ही आएगा बेटा, कि वर्क डन बराबर माइनस के, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से x, है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2, x1 से x2, ये लिमिट आ जाएगी अब 0 से x के बजाय, तो आपका आंसर आएगा वर्क डन बराबर माइनस के डिवाइडेड बाई 2 को आप बाहर ले लो चाहो तो, फिर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, माइनस अंदर ले जाओगे तो ये आ जाएगा k बाई 2, x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ये आंसर है। तो अगर 0 से यानी कि नेचुरल लेंथ से कंप्रेस किया गया है तो सीधा हाफ के एक्स स्क्वायर इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग, बट अगर x1 से x2, पहले से x1 कंप्रेस था वो, अब वहां से फिर x2 तक ले जाए, टोटल x2 कंप्रेशन कर दिया, तो आप x1 से x2 का लिमिट लगा देंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। एक चीज और बेटा, मैंने देखा कि जब मैं नेचुरल लेंथ से कंप्रेस करके x आगे बढ़ा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हुआ भाई, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आपने पढ़ा है कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन P इनिशियल माइनस P फाइनल के बराबर होता है। एक्चुअली आपने ये पढ़ा है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बराबर नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल को ऐसा लिख सकते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनिशियल माइनस फाइनल बन गया, है ना। अब देखो इनिशियली तो वो नेचुरल लेंथ पे था, मतलब कोई एनर्जी नहीं थी, कोई एनर्जी नहीं थी शुरू में, है ना, माइनस P फाइनल मेरे को निकालना है, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव यानी कि स्प्रिंग ये दिया हुआ है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस जो है कैंसिल हो जाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई ना फाइनली वो आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आपने पढ़ा भी होगा कि अगर स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर दो चाहे आप एलोंगेट कर दो एक्स से, तो इतनी एनर्जी स्टोर कर लेता है, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्प्रिंग को कंप्रेस करने पे वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव आया, नेगेटिव हाफ के एक्स स्क्वायर आया, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो पॉजिटिव हाफ के एक्स स्क्वायर हुई, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, है ना, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसलिए एक में माइनस आ रहा है एक में प्लस आ रहा है। क्लियर है बेटा, चलो। स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, पहले से ही 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन था, द वर्क डन इन एक्सटेंडेड इट फ्रॉम 5 to 15, है ना, 5 से आप कहां ले गए बेटा, उसको 15 के एक्सटेंशन पे ले गए हो। कैसे सॉल्व करोगे भाई, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा भाई, ये वाला, ये वाला, है ना बेटा, ये वाला लग जाएगा, ठीक है ना, यू विल यूज दिस फॉर्मूला, सही है। क्यों, क्योंकि 5 से 15 पे ले गए, अच्छा 0 से 15 पे ले जाते तो आप सीधा यहाँ पे 15 डाल देते, x की जगह पे 15 की, भाई 0 से आया हूं 15 पे तो 0 से 15 डाल देते, बट ये क्या बोल रहा है 5 से 15, तो x1 ही 5 था, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि भाई कहाँ गया क्वेश्चन,
वर्क डन बराबर, वर्क डन बाई स्प्रिंग बराबर है ना k बाई टू x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। तो k है बेटा 800 बाई 2, x1 यानी कि 5 है ना। अब सेंटीमीटर है तो उसको अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि आंसर तो जूल में देना है। तो इसको मैं लिखूंगा 5 बाई 100 का स्क्वायर यानी कि 5 बचे 25 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225 है ना बेटा, 15 का स्क्वायर 225, तो 225 अपॉन अगेन 100 का स्क्वायर। भाई 15 बाई 100 भी तो करूंगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। तो यहां पे 100 का स्क्वायर दोनों जगह से बाहर आ रहा होगा, तो 800 अपॉन 2, और ये 800 न्यूटन पर मीटर है ना, बिल्कुल सही है। 800 अपॉन 2 यहां पे आ गया 100 का स्क्वायर इंटू 25 माइनस 225 आ जाएगा आपका 200। सही बोल रहा हूं, 25 माइनस 225 आ जाएगा 200, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा। 25 छोटा है, 225 बड़ा है, नेगेटिव में आएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यानी कि 4 जीरो ऊपर, और ये 100 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे भी 4 जीरो। तो ये 4 जीरो नीचे के और 4 जीरो ऊपर के तो पहले निकल लिए। अब ये 2 और 2 भी निकल लिया, तो आंसर कितना बच रहा है, खाली 8 बच रहा है, मतलब -8 जूल है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 8 जूल दिया है आंसर में। अब मैं आपको बताता हूं कहानी, सुनो। ये आपने निकाला है वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग ने इतना वर्क किया -8। हमें क्या निकालना है, द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 to 15, मतलब मुझे कितना वर्क करना पड़ा। बेसिकली क्या होता है, ऐसा होता है ना कि मान लो एक ब्लॉक को उठा के ऊपर ले जाना था h हाइट, ठीक है, मान लो, तो mg नीचे लग रहा था, तो अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालूंगा तो मैं बोलूंगा ग्रेविटी वाला फोर्स तो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, 180 डिग्री का एंगल है, तो ग्रेविटी का वर्क डन आया -mgh। लेकिन अगर इस ब्लॉक को मैं जीरो वेलोसिटी से धीरे धीरे ऊपर उठाना चाहूं तो मेरा फोर्स तो ऊपर लगेगा ना भाई। अरे यार एक्सटर्नल एजेंट हूं ना मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैं इसको उठाना चाहता हूं, तो अपने आप तो उठेगा नहीं, mg तो नीचे लग रही है ना, कैसे उठ जाएगा अपने आप, मैं लगाऊंगा फोर्स तभी तो उठेगा। तो मैंने जो फोर्स लगाया तो ऊपर लगाया होगा मैंने, तो मेरा फोर्स इसके बराबर होगा mg, ताकि जीरो एक्सेलरेशन से धीरे धीरे उठता रहे। तो अगर फोर्स मैंने लगाया mg ऊपर उठाने के लिए तो मेरा वर्क डन क्या आया, पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आया, पॉजिटिव mgh। सिमिलरली यहां पे देखो स्प्रिंग वर्क कर रहा है -8 जूल, जो भी ये कांड हुआ स्प्रिंग का वर्क हुआ -8 जूल, लेकिन मैं अगर एक एक्सटर्नल एजेंट हूं तो वो वर्क मैं कर रहा हूंगा, वही चीज यहां पे पूछी गई है कि द वर्क डन एक्सटेंडिंग इट, इसको अगर एक्सटेंड करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, तो उसका आंसर एक्सटर्नल एजेंट का हो जाएगा +8 जूल, वही आपका आंसर है। अगर मैं यहां पे लिख देता ना वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो इसका आंसर -8 आता। अगर एक ऑप्शन 8 और एक ऑप्शन -8 होता तो हमें -8 लेना पड़ता भाई, समझ रहे हो इस बात को। तो स्प्रिंग जो वर्क करती है वो हमेशा नेगेटिव आता है, चाहे आप एक्सटेंड करो चाहे आप कंप्रेस करो, स्प्रिंग का वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि स्प्रिंग हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है ना। तो आप इधर ले जाओगे तो स्प्रिंग पीछे लगाएगी, तो स्प्रिंग का वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज नेगेटिव। वही हमने निकाला -8, फॉर्मूले में रख दो आ जाता है आंसर सीधा। बट हमने जो वर्क किया, हम एक्सटर्नल एजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम कितना वर्क करेंगे, इसका पॉजिटिव पार्ट, हेंस आवर वर्क इज 8 जूल, ठीक है। चलिए बेटा आगे आगे बढ़ते हैं। बॉडी ऑफ दो मास फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो 2 kg है ना, 20 मीटर से गिरा। हम जनरली बोलते हैं ना कि भाई अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो m कितना है 2, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 200 400, तो 400 जूल का डिक्रीज हो जाएगा एनर्जी में, सही है ना भाई। यहाँ 400 था, यहाँ आते आते 0 हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ, कितना लॉस हुआ 400, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है एक 2 ग्राम का बॉल है, सॉरी 2 ग्राम बॉल हाँ ऑफ ग्लास इज रिलीज्ड फ्रॉम द एज ऑफ अ हेमिस्फेरिकल कप। ये देखो एक कप है ये, है ना, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द बॉल बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग द बॉल्स मोशन टू द बॉटम ऑफ द कप। देखो यहां से चल के यहां आ गया, थोड़ी सी ज्योमेट्री समझोगे
तो यहाँ कहीं सेंटर होगा हेमिस्फीयर का, ये चीज क्या कहलाएगी, रेडियस, ये चीज भी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो अगर देखा जाए तो ये कितना नीचे आया है, कितना नीचे आया है, h कितना नीचे आया है, r के बराबर, सही है ना बेटा, हाइट कितना नीचे आई है, r के बराबर। तो ग्रेविटी में मैंने आपको समझाया है, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। आप h हाइट नीचे आओगे ना तो कभी भी वर्क डन mgh ही होगा। अब चाहे आप कोई भी पाथ लेके आओ, आप कैसा भी पाथ लेके आओ, आप यहां से यहां आ रहे हो, आप चाहे ऐसे आ जाओ तो भी आपने कितना हाइट कवर किया बेटा, h हाइट कवर किया। चाहे आप ऐसे घूम के आ जाओ इनिशियल फाइनल, तो भी आपने कितना हाइट कवर किया बेटा, h हाइट ही कवर किया। चाहे आप ऐसे आ जाओ तो भी कितना हाइट कवर किया, h हाइट ही कवर किया। सभी पाथ में वर्क डन सेम होगा। तो ये कप का एग्जांपल देके बस आपका ये अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रहा है कि क्या आपको ये आता है कि मैं कोई भी पाथ लूं, चाहे मैं ऐसे करके ड्रॉ करके नीचे आऊं, चाहे मैं ऐसे 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 करके फिर यहां आ जाऊं, तो इनिशियल और फाइनल ही देखना होता है ना। चाहे मैं ऐसे आ जाऊं, चाहे मैं ऐसे आ जाऊं, चाहे मैं सीधा h हाइट क्यों ना नीचे आ जाऊं वर्टिकली, सब में जो वर्क डन है वो कितना होगा, mgh। ठीक है, हेंस द आंसर इज mgh। अब आप वैल्यूज रख दोगे ना तो ये बी आंसर आ जाएगा। m कितना है, 2 ग्राम। अच्छा मिली जूल में पूछ रहा है तो 2 ग्राम छोड़ दें इसको, चलो एक बार लिख ही देते हैं केजी में, है ना, ये केजी में हो गया। जी आपका कितना ले लें, इसकी हरकतें देख के लग रहा है 9.8 लिया होगा इसने, है ना, 9.8 ले लेते हैं, इनटू 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर, है ना। तो 9.8 इंटू 2 कितना हो गया, 19.6। 19.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, छोड़ा ना यार इसको 10 लो यार, कहाँ परेशान हो रहे हो। 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, मतलब ये कुछ 4 मिली जूल के आसपास आएगा, 4 के क्लोजेस्ट ये वाला है ना। कहाँ लगे हुए हो 9.8 लेने के चक्कर में, 10 लेके सॉल्व करो, नियरेस्ट ऑप्शन लगाओ, आगे बढ़ो, है ना। चलो, पार्टिकल इन अ सर्टेन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हैज अ पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाई u बराबर इतना, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट इज। मैंने क्या बोला था, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है फोर्स वेक्टर का वो ऐसा होता है, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप, है ना। ये एक्चुअली एफ एक्स बता रहा है, एफ एक्स, ये एफ वाई और ये एफ जेड। तो एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, पूरा वेक्टर बन गया। अब जब आप x में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो y और z को कैसा ट्रीट करना है, कांस्टेंट की तरह। जब आप y में कर रहे होंगे तो x और z कांस्टेंट, z में कर रहे होंगे तो x और y कांस्टेंट, बाकी तो 2 बच गए वो कांस्टेंट लेना होता है। चलो करते हैं, तो फोर्स वेक्टर बराबर x में करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो y और z तो बेटा कांस्टेंट हो गया, 20 भी कांस्टेंट हो गया। अब जो कांस्टेंट है सबसे पहले तो बाहर आ जाएगा, तो 20 कांस्टेंट है, y z कांस्टेंट है, तो माइनस साइन तो है ही फॉर्मूले में, 20y अपॉन z बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, i को i लिख दो, है ना, माइनस, इतने से तो सॉल्व नहीं हो रहा कहीं, देखो माइनस 20y बाई जेड कितने ऑप्शन में है, प्लस 20y बाई जेड ये तो हो नहीं सकता, माइनस 20y बाई जेड ये हो सकता है, माइनस 20y बाई जेड ये हो सकता है, 20y बाई जेड ये नहीं हो सकता। चलो यानी कि बी और सी में से कोई एक आंसर है, देखते हैं क्या पता y को सॉल्व करते ही आंसर आ जाए, है ना, माइनस। अब y में डिफरेंशिएट करो बेटा, y में करोगे तो x और z कांस्टेंट हो जाएंगे, तो 20x बाई जेड बाहर आ जाएगा, 20x बाई जेड बाहर आ गया, y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन 1, तो सीधा लिख दो j, 20x बाई जेड 20x बाई जेड। अच्छा खेल रहा है एग्जाम हमारे साथ, ये दोनों में सेम ही दिया है, बी में और सी में, है ना, तो यही अब डिसाइड करेगा आखिरी वाला। चलो आखिरी वाला देखते हैं। अच्छा आखिरी वाला थोड़ा बेटर डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा बेटर है, ऐसा नहीं है कि टफ है। देखो z में डिफरेंशिएट करना है भाई, तो x और y तो कांस्टेंट हो गए, तो बेसिकली 20xy तो बाहर आ रहा है, 20xy तो बाहर आ रहा है, लेकिन अब z का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, 1 बाई जेड है ना, वो 1 बाई जेड है ना, तो 1 बाई जेड का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में। अगर आपको याद है तो आप बोलोगे माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर होता है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ऐसे लिखोगे कि भाई जब मैं z को डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब 1 बाई जेड को करूंगा z के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करूंगा, 1 बाई जेड को मैं लिख सकता हूं d बाई डी जेड, जेड की पावर -1,
ऊपर ले जाओ ना, 1/z को ऊपर ले जाओ तो z की पावर -1। अब फॉर्मूला है n x की पावर n-1, तो n x की पावर n-1 तो कितना आ रहा है बेटा, -1/z की पावर में 2, है ना। तो जैसे तुम लिखोगे माइनस, ये वाला माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और डिवाइडेड बाई में z² आ जाएगा इंटू k कैप। अब यहीं पे खेल होना है जो भी होना है ना। देखो इसमें माइनस दिया, इसमें प्लस दिया है, प्लस वाला सही आंसर है ना। पता है ये अच्छा क्वेश्चन है, पता है क्यों? क्योंकि बच्चा अगर सिर्फ ऑप्शन से करना जाएगा ना तो एक गलती कर सकता है। बच्चा बोलेगा देख भाई पहला दो तो मैं निकाल ही चुका हूँ, है ना, पहला दो तो मैं निकाल ही चुका हूँ, पहला दो तो आ ही चुका है, तीसरे में डिसाइड करना है। बच्चा बोलेगा भाई यहाँ तो माइनस है तो यही वाला तो ऑप्शन होगा, फॉर्मूले में माइनस ही तो होता है, तो माइनस वाला ही तो होगा, प्लस वाला कैसे हो सकता है? ऐसी गलती मत करना, ऐसी जल्दीबाजी मत करना। प्लस भी आ सकता है अगर डिफरेंशिएशन से एक माइनस निकल आए। तो डिफरेंशिएट जब आपने किया ना 1/z को, तो एक माइनस वहां से निकल आया, उस माइनस ने इसको प्लस बना दिया, तो प्लस भी हो सकता है ना भाई। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि माइनस ही होगा हमेशा। चलो body is dropped from height h, loss in potential energy is u, then its velocity is v। बेसिकली एक आइडिया होता है कि जितना लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही गेन होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों सर, ऐसा जरूरी है क्या सर? हाँ बेटा, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है ना, तो जितना पोटेंशियल घटेगा उतना काइनेटिक को बढ़ना पड़ेगा, तभी तो टोटल सेम रहेगा भाई। एक चीज बढ़ेगी एक चीज घटेगी, है ना, बिल्कुल। तो मेरे को बोला गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज u बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। तो v का वैल्यू कितना आ रहा है, v² बराबर 2u/m, 2u/m, है ना। निकालना क्या था भाई, मुझे निकालना क्या था भाई? अच्छा मास निकालना था, तभी मैं बोलूं कोई ऑप्शन दिख क्यों नहीं रहा है। मास निकालना था, तो मास को इधर ले आओ, मास बराबर हो जाएगा 2u/v²। तो 2u/v² जहां भी दिख रहा है वो अपना आंसर है, ये रहा 2u/v², है ना। डन, चलें आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, मास बॉल ऑफ मास 1 kg रिलीज फ्रॉम टावर ऑफ पीसा, काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड इन इट आफ्टर फॉलिंग थ्रू 10 मीटर, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, है ना, जो भी है जैसा भी दिखता है वो। अब यहां से मैंने रिलीज किया काइनेटिक फॉलिंग, हाँ रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। कितना नीचे आ गया वो, 10 मीटर आ गया नीचे। जब वो 10 मीटर नीचे आएगा तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? नीचे जाने से घटती है ना। तो कितना घट गई? आप बोलोगे सर रेफरेंस के लिए मैं इस पॉइंट को पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूं, रेफरेंस तो कहीं पे भी 0 ले सकता हूं, ये सब मैंने सिखाया है कि डिफरेंस mgh होता है, नीचे वाले पॉइंट को आप कहीं पे भी 0 ले सकते हो। तो ऊपर कितना हो जाएगा, mgh। तो कितना डिक्रीज हुआ देखते हैं, ठीक है। मास कितना है 1, g की वैल्यू 10 ले लो और h कितना है 10, यानी कि 100 जूल की पोटेंशियल एनर्जी थी जो 10 मीटर नीचे आते आते 0 हो गई होगी। भाई रेफरेंस में 0 ले सकता हूं ना। तो डिक्रीज कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, 100 का डिक्रीज हुआ। तो हम जानते हैं जितना लॉस इन पोटेंशियल होगा उतना ही आपका गेन इन काइनेटिक होगा। तो लॉस इन पोटेंशियल 100, तो गेन इन काइनेटिक भी 100, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो 100 के क्लोजेस्ट कौन सा है, 98, क्योंकि अगर आप g को 9.8 लोगे तो 98, है ना भाई। उसने g को 98 लिया होगा बेटा, 9.8 बच्चे, 9.8 इंटू 10 98, ठीक। चलो maximum compression of a spring, a block of mass 16 kg moving on a frictionless horizontal surface with a velocity 4। देखो मैं आपको समझाता हूं क्या होता है इसमें। मान लो एक ब्लॉक यहां से चला, है ना, v वेलोसिटी से, v की वैल्यू ले लो आप 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और इसमें आप मास ले लो बेटा 10 किलोग्राम या 20 किलोग्राम ले लो, चलो 2 किलोग्राम ले लो, 20 किलो के 2 किलोग्राम ले लो, ठीक। यहां पे एक स्प्रिंग रखी हुई है, इसका कुछ k ले लेते हैं, k यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट ले लेते हैं 50 न्यूटन पर मीटर। हमसे पूछा गया जब ये ब्लॉक आके इस स्प्रिंग से टकराएगा तो इसको कितना कंप्रेस कर देगा मैक्सिमम।
उसको समझने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा हो क्या रहा है। देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसके पास एक इनर्शिया है, वेलोसिटी है ना। ये गया अपनी वेलोसिटी के घमंड के साथ गया, इससे जाकर टकराया और बोला मैं तेरे को कंप्रेस कर दूंगा पूरा। स्प्रिंग ने बोला बारात में आया है क्या, मैं भी तो फोर्स लगाऊंगा तेरे को रेजिस्ट करने के लिए, तू तू आके क्या कंप्रेस करके चला जाएगा और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। स्प्रिंग ने बोला जैसे ही तू मुझे थोड़ा सा कंप्रेस करेगा, थोड़ा सा भी करेगा, जैसे तूने मुझे थोड़ा सा भी कंप्रेस किया, हल्का सा भी, देख रहे हो हल्का सा भी, वैसे मैंने पीछे की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर देना है, क्योंकि स्प्रिंग रेजिस्टिव फोर्स लगाता है भाई। अब ये रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो इसकी वेलोसिटी है वो घटेगी कि कम होगी इस ब्लॉक की, जो घमंड में आया था 10 मीटर पर सेकंड लेके। वो बोलेगा अरे भाई ये तो मेरे को कोई पीछे धकेल रहा है, स्प्रिंग पीछे धकेल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी समय के साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बट फिर भी जब तक इसके पास वेलोसिटी है तब तक तो ये कंप्रेस करता रहेगा, कि जब तक एनर्जी है ना, कंप्रेस करता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब वो इतना कंप्रेस कर चुका होगा कि उसकी सारी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब बेसिकली एनर्जी हो गया खत्म, है ना। इसकी जितनी भी एनर्जी थी बेटा वो सारी की सारी एनर्जी खत्म हो गई, यहां से कंप्रेस करते करता 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 यहां पहुंच गया। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे जो कंप्रेस किया उसकी वैल्यू x है। अब बात यह है कि इससे ज्यादा कंप्रेस वो कर नहीं पाएगा। सोचो क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई ना, अब तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। अब इससे ज्यादा कंप्रेशन कर नहीं पाएगा वो। अब क्या होगा पता है इसके बाद, वैसे इसके बाद क्या होगा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमको तो यही निकालना है कि कितना कंप्रेस करेगा मैक्सिमम, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्स मैक्स। इससे ज्यादा कंप्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब वेलोसिटी जीरो हो गई है। इसके बाद होगा क्या वो सुन लो। अब स्प्रिंग बोलेगा अच्छा बहुत उड़ रहे थे, हाँ वेलोसिटी लेके आए थे, हमको कंप्रेस करने आए थे, हो गई ना जीरो वेलोसिटी, घमंड खत्म, अब तुमको वापस जाना पड़ेगा। तो अब स्प्रिंग क्योंकि फोर्स तो लगा ही रही है, क्योंकि कंप्रेस्ड स्टेट में तो फोर्स तो लगा रही होगी, अब उस फोर्स से इस स्प्रिंग ने इसको धक्का मारा ड्र, तो ये अब वापस जाएगा इधर, सेम वेलोसिटी से वापस निकल जाएगा अगर एनर्जी कंजर्व्ड है तो। खैर बाहर जो जितने से जाएगा वो नहीं बताना मेरे को ये बताना है कितना कंप्रेस हुआ। तो देखो मैं क्या करूंगा, एक ये वाली सिचुएशन है ना पहला, और एक ये लास्ट वाली सिचुएशन दूसरा, इनके बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं। जब मैं इसकी बात करता हूं पहले सिचुएशन की, तो एनर्जी कितनी थी, सिर्फ इसके पास थी, कितनी थी, हाफ mv² थी, है ना। इसके पास कितनी एनर्जी थी, जीरो। स्प्रिंग थोड़ा ना एनर्जी स्टोर कर रहा था, वो तो जीरो था। चलो तो 1 का हो गया बराबर 2 की एनर्जी, 2 मतलब ये वाला सिचुएशन। ये वाला सिचुएशन देखोगे ना तो वेलोसिटी तो जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई ब्लॉक की, लेकिन स्प्रिंग तो कंप्रेस हो गया। अब आप जानते हैं अगर स्प्रिंग x से कंप्रेस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² स्टोर कर लेगा। बस इन दोनों को आपको इक्वेट करना है, हाफ और हाफ कैंसिल, तो कितना कंप्रेस हुआ x² बराबर mv² डिवाइडेड बाई k। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो सकता है वैल्यू मैंने ढंग से ना लिया हो तो ढंग से ना आए, बट ठीक है। तो ये 10 का स्क्वायर हो गया 100 डिवाइडेड बाई आ गया आपका 50, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई 50 बराबर x², तो x² आ रहा है 4, x की वैल्यू 2 मीटर। बहुत अच्छा आंसर आया वैसे ना, x बराबर 2 मीटर आएगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो बेसिकली कितनी एनर्जी थी इसके पास, काइनेटिक एनर्जी जो थी वो स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बराबर है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई ब्लॉक का मास 16 kg है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो 4 मीटर पर सेकेंड है, और ये जाता 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 टकराता है और एक स्प्रिंग को प्रेस करके रुक जाता है ना, कंप्रेस करके रुक जाता है। और मान लो स्प्रिंग का जो के वैल्यू है वो कितना है बेटा, 100 न्यूटन पर मीटर है। तो बताना है कितना कंप्रेशन आएगा, तो हमने बोला सिंपल है भाई, जो काइनेटिक एनर्जी रही होगी वो बाद में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। हाफ और हाफ को कैंसिल कर देते हैं, मास हो गया 16, v² यानी कि 4 चौक 16 अगेन बराबर k यानी कि 100 इंटू x² हो गया, है ना। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 256 होता है क्या, शायद 256 ही होता है, 256 एंड डिवाइडेड बाई 100 बराबर x², है ना। खैर इसका स्क्वायर करने की जरूरत हमें नहीं थी क्योंकि अब फिर से इसका रूट निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो 16 स्क्वायर नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट कोई बात नहीं। तो 256 का स्क्वायर रूट कर लो आप, है ना, रूट इधर आ गया
तो स्क्वायर रूट 16 ही तो हो जाएगा, 16/10 1.6। 16 इंटू 16 रहने देते और एक्स स्क्वायर से रूट करते तो एक 16 बच जाता है ना, 16 इंटू 16 का रूट 16 होता है। डन, तो 1.6 इज द आंसर। ठीक है, चलिए बेटा सेम क्वेश्चन है, होमवर्क कर लेना, है ना। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क कर लेना, बिल्कुल सेम है, क्या मैं इसमें टाइम वेस्ट करूं, सेम ही चीज है बिल्कुल। पावर जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल एक पावर का सेशन अपलोड हो चुका है, कृपया क्वेश्चंस उसके यहां से कर लीजिए, और अगर नहीं देखा है सेशन देख लीजिएगा बाद में। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूसेस अ टेंशन ऑफ 4500 न्यूटन इन अ लोड लिफ्टिंग केबल एंड रोल्स इट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो पावर कितना होगा, कुछ नहीं है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। 4500 इंटू 2 9000 वॉट या फिर 9 किलोवाट। ठीक है, डन हो गया। अ मोटर 100 हॉर्स पावर इज मूविंग अ कार विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी इतना, फॉरवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, कुछ नहीं है भाई, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब पावर मेरे को 100 हॉर्स पावर दिया हुआ है, तो 100 हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है ना, वॉट होता है, तो 746 से मल्टीप्लाई किया बराबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। 72 देखो किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों सर, क्योंकि मुझे मीटर पर सेकेंड में चाहिए, किलोमीटर पर आवर इज नॉट द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, सारी चीजें एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए आंसर आएगा, सिंपल है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्रेन ने 300 केजी का वेट उठाया 2 मीटर तक 3 सेकंड में, तो एवरेज पावर कितना जनरेट हुआ, है ना, ट्राई करो। 300 केजी है ना, 300 केजी यानी कि 3000 न्यूटन। ठीक, अच्छा 2 मीटर उठा दिया 3 सेकंड में, है ना बेटा, 2 मीटर उठा दिया और टाइम लगा कितना, 3 सेकंड में। तो एक काम करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क आ जाएगा, तो वर्क हो गया 300 इंटू 2 यानी कि सॉरी 3000 इंटू 2 यानी कि 6000 जूल, और पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना बेटा, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क हो गया 6000 अपॉन टाइम हो गया 3 सेकेंड, तो 3 से कैंसिल कर दो, 3 दूनी 6, यह आ जाएगा आपका 2000 वॉट। ठीक है, डन हो गया, 2000 वॉट के आसपास। ओहो 1960 है ना, हाँ तो जी को उसने 10 नहीं लिया होगा ना, 300 इंटू जी को मैंने 10 ले लिया था तो 3000 आया था ना, उसने 9.8 लिया होगा, इसलिए ऐसा आ रहा है, तो ठीक है, करेक्ट है। 2 men weighing in the ratio of 5:3 run up a staircase in times in the ratio 11:9. The ratio of power of first to that of second is, है ना, देखो भाई वेट का रेशियो है 5:3 और टाइम का रेशियो है 11:9। अब जो पावर होगा ना वो खुद को ऊपर ले गए, राइट, ऊपर ले गए, स्टेयर केस में ऊपर ले गए हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा वो कितना आएगा, mgh, तो ये वर्क डन हो गया, डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगा वो नीचे लिख दो आप टाइम, ठीक है ना, टाइम आप नीचे लिख दो, ठीक है। तो ये m इंटू जी क्या बता रहा है, वेट, हाइट तो सेम ही गए ना, वो रन अप स्टेयर के सेम ही हाइट गए, तो अगर मैं लिखूंगा कि भाई P1 अपॉन P2 दोनों का पावर का रेशियो, तो कैसे लिखूंगा, ये हो गया वेट ऑफ 1 इंटू हाइट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई T1, है ना भाई, ये पूरा है ना पावर, एंड इसके डिवाइडेड बाई में पावर ऑफ 2 आएगा, पावर ऑफ 2, तो यहां पे आएगा वेट ऑफ 2 हाइट ऑफ 2 अपॉन T2, ऊपर चला जाएगा, तो H1 H2 तो कैंसिल हो गया, सेम ही हाइट पे गए हैं दोनों, तो ये रेशियो आ रहा है पावर का W1 बाई W2, W1 बाई W2 कितना है 5:3 इंटू T2 बाई T1, तो T1 बाई T2 है 11:9, तो यहाँ 9 ऊपर 11 नीचे, है ना, तो ऊपर आ गया 9 × 5 = 45 और 11 × 33, है ना, कैंसिल कैंसिल हो रहा है क्या बेटा, ये 3 से कैंसिल हो रहा है ना, 15/11, है ना, ए आंसर आ रहा है 15/11, है ना भाई, 15 × 45 और 11 × 33, ठीक है, 15/11, ठीक, डन। अच्छा, अ कार इज मूविंग विथ इतना स्पीड
इफ द कार का इंजन जनरेट 7 किलोवाट पावर देन रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ द मोशन, कुछ नहीं है यार, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर हो गया 7000 वॉट में ना, किलो है तो 7000 बराबर रेजिस्टेंस यानी कि कितने फोर्स लग रहा है उस पर, है ना, कितना रेजिस्टिव फोर्स है, फोर्स इंटू वेलोसिटी हो गया बेटा 40 इंटू 5/18। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा 630 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट पावर जनरेटेड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स ऑफ मोशन, है ना। तो अगेन पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना बेटा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि पावर बराबर कितना वर्क हुआ, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब ये 10 kg का मास है तो नीचे वेट लग रहा होगा 100 न्यूटन, ऊपर लग रहा होगा टेंशन और एक्सेलरेशन भी दिया है g/2। तो टेंशन बराबर 100 तो होगा नहीं भाई, अगर टेंशन और 100 बराबर हो जाते तो एक्सेलरेशन कैसे आता, नेट फोर्स तो जीरो हो जाता, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है। अब मैं कहूंगा कि भाई मैं लगाऊंगा सबसे पहले तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, समेशन ऑफ फोर्सेस बराबर ma। ऊपर एक्सेलरेशन है तो इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, तो ऊपर का फोर्स पॉजिटिव t, नीचे का फोर्स नेगेटिव -100 बराबर m है 10 और a है आपका g/2, है ना। तो 10 इंटू 5, g/2 मतलब कितना हुआ, 5 नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, 10/2 इज 5, है ना। तो टेंशन आ रहा है बेटा 50 और 100 150 न्यूटन का। कितना ऊपर गया होगा ये 2 सेकंड में, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट किया मान लो, है ना, वेलोसिटी ये 0 से स्टार्ट किया, कितना ऊपर चला गया होगा 2 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन है 5 का, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ut यानी कि 0 प्लस हाफ at स्क्वायर, a है बेटा 5 और टाइम कितना लगा है, 2 सेकेंड, तो 2 स्क्वायर इज 4, तो ये हो गया आपका 10 मीटर ऊपर जा रहा है। तो 1500 वर्क डन आ जाएगा। कैसे सर, टेंशन का वर्क डन निकालना है ना, वर्क डन बाय टेंशन, पावर बाय टेंशन। तो टेंशन 150 यानी कि फोर्स 150 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट 10, तो कितना आ रहा है 1500 जूल का वर्क। अब पावर कैसे निकालेंगे भाई, तो वर्क अपॉन टाइम से निकाल लेंगे। तो 1500 अपॉन टाइम कितना लगा बेटा 2 सेकेंड, तो आ जाएगा आपका 750 वाट, है ना, मतलब लगभग 1 हॉर्स पावर। ठीक है, समझ आया, ऐसे करना है भाई, है ना, ऐसे करना है भाई। आगे बढ़े, यस। चलिए, कई बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि फोर्स इंटू वेलोसिटी कर लिया। अच्छा ये भी बताता हूं मैं आपको, फोर्स इंटू वेलोसिटी भी तो होता है ना पावर। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही ऊपर गया तो बताओ 2 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, v बराबर u प्लस at हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, u तो 0 है, a है 5 और 2 सेकंड, तो वेलोसिटी आ जाएगी बेटा 10 मीटर पर सेकंड, है ना, 10 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी। भाई 2 मीटर आने के बाद वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड बेटा, है ना। अब अगर आप फोर्स इंटू वेलोसिटी लगाओगे तो टेंशन फोर्स है 150, पावर क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, टेंशन फोर्स है 150 इंटू वेलोसिटी कितनी है बेटा 10। आप बोलेंगे सर ये तो 1500 आ गया सर, 1500 वॉट आ गया सर, ये क्या हो गया सर, आपने तो अभी 750 दिखाया और ये प्रूफ भी किया कि 750 सही है, 1500 कैसे आ रहा है फोर्स इंटू वेलोसिटी करने से। तो एक्चुअली तुमने वेलोसिटी कौन सी रखी है, फाइनल वाली। भाई वेलोसिटी तो लगातार चेंज हो रही है ना, पहले 0 थी, फिर शायद कहीं पे 1 भी हुई होगी, 2 भी हुई होगी, 3 भी हुई होगी, 5 भी हुई होगी, लास्ट में जाके 10 हुई है। तो बेसिकली आप जो ये पावर निकाल रहे हैं ये इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं। इंस्टेंटेनियस पावर कब, जब ये यहाँ पहुंच चुका है उस समय इंस्टेंटेनियस पावर कितना है। वो तो शुरू में 0 भी था ना पावर, क्योंकि वेलोसिटी 0 थी, फोर्स इंटू वेलोसिटी 0 थी। तो ऐसे केस में अगर आप एवरेज पावर चाहते हैं तो आप एवरेज वेलोसिटी लेंगे। तो ये 1500 बिल्कुल सरासर गलत है। ये तो एक पंप वाला क्वेश्चन है जिसमें 800 400 में डिबेट चलता रहता है, लोग फोर्स निकाल के वेलोसिटी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पंप वाला क्वेश्चन अगर आपने कभी देखा होगा, है ना, तो उनका आंसर गलत आ जाता है। एवरेज वेलोसिटी कैसे लेते हैं आप वो सुनो। ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अगर तुमने पढ़ा होगा मोशन एंड 1D में,
तो एवरेज वेलोसिटी ना u प्लस वी बाई टू के बराबर आता है। बेसिकली ग्राफ ऐसा बनता है ना बेटा, वी टी ग्राफ ऐसा बनता है ना ये। तो इसका आप एवरेज निकालोगे इस फंक्शन का तो u प्लस वी बाई टू आएगा, लीनियर फंक्शन है इसलिए, ठीक है। तो अगर मैं u प्लस वी बाई टू से एवरेज वेलोसिटी पहले निकाल लेता तो मेरा आंसर सही आ जाता। कितना एवरेज वेलोसिटी, u 0 है, v 10 है, तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर दो पावर में, फोर्स इनटू एवरेज वेलोसिटी कर दो, आप आ जाएगा आंसर। तो फोर्स है 150 और एवरेज वेलोसिटी 5, 15 × 5 = 75, 750 वाट आ गया, ठीक है। तो अगर ये डाउट आया कि सर फोर्स इनटू वेलोसिटी से तो 1500 आ रहा है, तो याद रखिए वो आप एवरेज नहीं, आप फाइनल वेलोसिटी रख रहे हैं। तो आपको पावर भी इंस्टेंटेनियस मिल रहा है उस इंस्टेंट का, जब वेलोसिटी 2 थी उस इंस्टेंट का पावर मिल रहा है, जबकि आपको पूरे का एवरेज पावर निकालना है ना। चलिए आखिरी क्वेश्चन बेटा देखो, अ बॉडी ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन मूव्स अलोंग x एक्सिस विद कांस्टेंट पावर p, कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, है ना। वेलोसिटी एंड डिस्टेंस का रिलेशन निकालना है। ठीक है, देखो करते हैं इसको सॉल्व। कई सारे तरीके बताए जाते हैं इसको करने के, मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूं। देखो अच्छा, मैंने एक जो क्लास कल कर ली थी ना आपकी पावर वाली, उसमें ऐसा ही एक क्वेश्चन कराया बेटा, देखना आप ध्यान से। उसमें मैंने क्या निकलवाया है, उसमें मैंने एक चीज डिराइव करवाई है कि जब भी वो बोलेगा ना कि कांस्टेंट पावर है और रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो जो वेलोसिटी होती है ना बेटा, वो √2pt/m होती है, ठीक है। 2pt/m होती है, ठीक है। ये मैंने करवाया है डिराइव, आप देखना क्लास में करवाया मैंने, जहां पे p कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, यानी कि v इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर ऑफ 1/2। अच्छा, अब मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। ये मैंने क्लास में क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला रटवा दिया है आपको, और ये रटना भी चाहिए, ये कई बार काम आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि कांस्टेंट पावर है, रेस्ट से स्टार्ट किया, तो बताओ वेलोसिटी टाइम का फंक्शन, फोर्स टाइम का फंक्शन। ये दोनों क्वेश्चन मैंने कल क्लास में कराए भी थे। अभी वेलोसिटी और एक्स का फंक्शन अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो वेलोसिटी और एक्स का निकालना है मेरे को, एटलीस्ट ये याद है अगर, तो मैं बोलूंगा ठीक है यार, v प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2 होगा। अब मैं v को क्या लिख सकता हूँ, dx/dt लिख सकता हूँ ना भाई, dx/dt बराबर t² इंटू सम कांस्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे सम कांस्टेंट आ जाएगा, c वॉट प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो dx बराबर सम कांस्टेंट इंटू t² dt, है ना। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, तो उसने बोला है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट किया, है ना, 0 से स्टार्ट किया। अब मान लो x पे चला गया t टाइम के बाद, तो देखो ये dx का इंटीग्रेशन तो x बन गया, बराबर ये हो गया आपका c बाहर आ गया, t² dt हो गया बेटा t³/3, है ना, t³/3। तो x किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है बेटा, अरे यार मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इसमें, सॉरी बच्चों, एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया मैंने। क्या मिस्टेक किया, देखो ये t की पावर 1/2 था, उसको t की पावर 2 लिख दिया। कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो अब हम लिखेंगे dx का इंटीग्रेशन 0 से x बराबर इंटीग्रेशन c सम कांस्टेंट t की पावर 1/2 0 से t, कोई बात नहीं, x बराबर c बाहर आया, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, तो t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, है ना, ठीक। और लिमिट लगाएंगे 0 से t, तो t ही बचेगा, 0 वाला तो गायब हो जाएगा। तो आ रहा है x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2 अपॉन जो कांस्टेंट आ रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को बस देखना है कि t के साथ क्या रिलेशन आ रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, मेरे को दो चीजें पता चल गई कि v प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2 है, और x प्रोपोर्शनल टू क्या है, t की पावर, ये देखो ना 1/2 + 1 3/2 है ना, t की पावर 3/2 है। मैंने थोड़ा सा पता किया कि यार x और v का निकालना है ना रिलेशन की, इनके बीच में क्या है। तो एक काम करते हैं, x प्रोपोर्शनल t की पावर 3/2 को ऐसा लिख लेते हैं, 1/2 का क्यूब, सही है ना बेटा। 1/2 का क्यूब क्या बनेगा, 3/2 ही बनेगा। अब t की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल कौन है, v, तो x प्रोपोर्शनल टू, यहां पे आप v लिख दो, v का क्यूब आ जाएगा। तो ये आंसर है, x प्रोपोर्शनल टू v का क्यूब, ठीक है ना, ये आंसर है बेटा। तो बेसिकली शुरुआत यहां से की थी हमने, वेलोसिटी बराबर √2
2pt/m। कब लगाना है, कंडीशन क्या है, पावर कांस्टेंट दिया हो एंड पार्टिकल स्टार्ट कर रहा हो रेस्ट से, है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो आप डायरेक्टली यहां से कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन कराया था कि फोर्स और टाइम में क्या रिलेशन होगा, तो देखो पावर बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो पावर तो कांस्टेंट है, तो फोर्स होगा पावर अपॉन वेलोसिटी, तो फोर्स हो गया आपका पावर अपॉन वेलोसिटी हो गया √2pt/m। तो फोर्स और टाइम में देखो 1/√t का रिलेशन आ रहा है, 1/√t का रिलेशन आ रहा है, ठीक है ना। चलो ये करा ही दिया था पंप वाला, ठीक है, हो चुका है। तो यहाँ पे अपना ये सारा क्वेश्चन खत्म हुआ। तो जो प्रॉमिस मैंने किया था कि पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एक एक्स्ट्रा एक अभी 1 घंटे का सेशन ये लिया मैंने आपका, और वो सारा मैंने करा दिया। अब रिलेटिव इन 1D 2D और 1D दोनों का कल होगा, कल मैं उसकी क्लास लूंगा, है ना। तो अब मेरी तरफ से बेटा वर्क पावर एनर्जी पूरा खत्म है, चाहे वो एक एक कंसेप्ट हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, सब कुछ मैंने करा दिया है। आपका काम एक ही बचता है, जो मैं आपको अभी डीपीपी दूंगा बेटा, लगभग 100-150 क्वेश्चन की, उसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। साथ में PYQs लगा लीजिएगा, चैप्टर खत्म है, ठीक है। अच्छा, MV सैट में एनरोल नहीं किया तो कर लेना बेटा, बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं, मैंने डेडिकेटेड वीडियो करके बताया भी है सारा बेनिफिट, है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज डू एनरोल। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।